अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, इसी तरह मुश्किलों को तय करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, आलिया स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल की आंतरिक संरचना के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल की आंतरिक संरचना को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र, जिसमें कि कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस होता क्या है? कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। आइए हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसे कोशिका के चारों ओर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, वैसे एक केंद्रक के चारों ओर एक दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली, या इंग्लिश में कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं, जिनसे कि कोशिका एवं कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। मतलब कुछ कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होगा, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाया जा सकता है। अब केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही केंद्रक के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य होता है, इसमें जैसी महीन धागों जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन कहते हैं जी, ये डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए होता क्या है? डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये जो क्रोमैटिन जलिका होती है, ये धागे जो है क्या रहते हैं? अलग हो जाते हैं इस तरीके से, और कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। अब जो हमारा डीएनए होता है, उसके जो एक क्रियात्मक खंड होता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर की इकाई होती है सेल, वैसे जो डीएनए की जो इकाई रहती है उसे हम लोग जीन कहेंगे। अतः डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। अच्छा, अब केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक का काम होता है ये कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ये कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी, मेटाबॉलिक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब कुछ जीवों में ये कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। अब ये जो केंद्रक होता है, इसके अंदर जो केंद्रक द्रव्य होता है, इसमें छोटी गोलाकार या अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं।
ये कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा नहीं होती है, जबकि जो सक्रिय होती हैं कोशिकाएं इसमें यह बड़ी होती है। ये संख्या में एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो केंद्रिका का क्या काम होता है, इसमें जो क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र जो होते हैं वो महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में ये दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं गुणसूत्र की संरचना के बारे में। जो गुणसूत्र होता है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है पेलिकल। पहला जो है वो पेलिकल है। ये जो सबसे जो बाहरी आवरण होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। अब दूसरा जो भाग है वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है अंदर का, उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो है तीसरा जो भाग है वो है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स क्या होता है, मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान संरचना होती है। ये जो संरचना है बीच में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। अब क्रोमेटिड बने किसके होते हैं, क्रोमेटिड जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जो गुणसूत्र का आकार को निश्चित करती है तथा कोशिका विभाजन के समय ये एक तरकु या स्पिंडल का निर्माण करती है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जो प्रत्येक जो बाहु होते हैं प्रत्येक, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग आर्म कहते हैं। और यहाँ जो संधि स्थल होता है यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शन होता है जिसे हम लोग प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय संकुचन या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। मतलब कि ये जो धंसा हुआ भाग होता है इसे हम लोग संकुचन कहते हैं। गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेलोमियर कहते हैं। टेलोमियर कहेंगे। अब प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मतलब कि जो प्रत्येक जीव होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र होंगे ये जो है हमेशा से निश्चित होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे जीवों के बारे में जिसमें गुणसूत्र की निश्चित संख्या पाई जाती है। जैसे कि मनुष्य में कितने होते हैं, 46। ड्रोसोफिला में कितने होते हैं, 8। मक्का में कितने होते हैं, 20। टमाटर में 24 और आलू में 48। अच्छा, ये जो गुणसूत्र होते हैं सदा जोड़े में रहते हैं। जोड़े में रहने का मतलब है मनुष्य में अगर 46 गुणसूत्र है मतलब कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला में 8 है मतलब कि 4 जोड़ी। इसी तरह मक्का में 20 है मतलब कि 10 जोड़ी। टमाटर में 24 है मतलब 12 जोड़ी। मतलब कि ये सदा जोड़े में रहते हैं। तो दोस्तों ये था केंद्रक। इसी तरह कोशिका की आंतरिक संरचना पूरी होती है। आपको ये लेसन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। जल्दी ही मिलेंगे एक अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।